एक लंबे समय तक शांति के बाद अब कई म्यूचुअल फंड कंपनियां अपनी नई स्कीम लेकर आ रही है, यानी एक इन्वेस्टर के पास अब ज्यादा स्कीम से चुनाव करने का मौका होगा। जब भी एक म्यूचुअल फंड कंपनी एक नई स्कीम लाती है तो वो उसका न्यू फंड ऑफर लेकर आती है, एनएफओ। आपने भी देखा होगा कि अभी करीब जून से लेकर के अभी अगस्त के बीच में ही 15 एनएफओ आ चुके हैं और अभी तो 2021 बाकी है, यानी हम और भी एनएफओस देखेंगे। तो मुझे लगा कि आपको समझना चाहिए कि एनएफओ होता क्या है और इसमें अगर आप निवेश करते हैं एक नए स्कीम में तो आपको ये फैसला किस बिना पर लेना चाहिए। इसे समझाने के लिए मेरे साथ है वाइज इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ हेमंत रुस्तगी। इनसे आज हमारी बात होगी, इनसे समझते हैं कि एक पहला कि इतने सारे एनएफओ क्यों आ रहे हैं और दूसरा इस एनएफओ का मतलब क्या होता है। थैंक यू सो मच मिस्टर रुस्तगी, आपने मनी नाइन के लिए वक्त निकाला। तो पहला सवाल, ये एनएफओ मुझे तो लगता है जैसे कि एक कंपनी जब अपने शेयर लाती है तो वो आईपीओ लाती है और म्यूचुअल फंड जब एक नई स्कीम लाती है तो वो एनएफओ लाती है। और इसे हम कैसे समझें, यानी एक नई स्कीम की ये शुरुआत है और इसमें क्या देखना चाहिए एक नए निवेशक को। प्रियंका, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, अगर हम एनएफओ की फुल फॉर्म देखें, न्यू फंड ऑफर, तो ये स्पेशली अगर हम ओपन एंडेड फंड्स की बात करें, क्योंकि मेजॉरिटी जो स्कीम म्यूचुअल फंड के अंदर है वो ओपन एंडेड फंड्स हैं। तो न्यू फंड ऑफर एक ऐसा पीरियड है जो किसी भी नई स्कीम की शुरुआत है। तो होता क्या है कि जब कोई फंड अपनी नई स्कीम लॉन्च करना चाहते हैं तो वो न्यू फंड ऑफर लेके आते हैं। यानी कुछ दिनों के लिए न्यू फंड ऑफर है जहां पे आपको यूनिट्स जो है वो एट पार वैल्यू पे मिलती है, क्योंकि उस समय पे एनएवी कैलकुलेट नहीं होती है। तो आप एट पार वैल्यू पे यूनिट्स ले सकते हैं। और न्यू फंड ऑफर पीरियड खत्म होने के कुछ दिन बाद जो है फिर से स्कीम रीओपन होती है, जब एनएवी कैलकुलेट होना शुरू होती है। तो आप एनएवी बेस्ड प्राइस के ऊपर आप या तो स्कीम में एडिशनल पैसा डाल सकते हैं, अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो फिर से आप नया पैसा डाल सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो रिडीम कर सकते हैं। तो न्यू फंड ऑफर, अगर हम बिल्कुल सिंपल भाषा में बात करें, तो किसी भी फंड की शुरुआत है। ठीक है, आपने बात किया कि जब ये आते हैं तो जो शुरुआती वैल्यू होती है ना हेमंत जी, वो बड़ी अट्रैक्टिव लगती है। 10 रुपए पर आती है स्कीम, स्पेशली इस समय जब हम बाजारों को देख रहे हैं इतना भागते हुए, और ऐसे में अगर कोई 10 रुपए का एक सामान मुझे बेच रहा हो तो वो मुझे काफी सस्ता लगेगा। और यही निवेशकों को भी लगता है, ये एक बड़ा कैच होता है कि 10 रुपए की एनएवी में आप एक स्कीम को खरीद पाएंगे। आप इसे मानते हैं कि एक ये वैलिड रीजन है कि किसी को एनएफओ में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि 10 रुपए में वो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। देखिए, एनएफओ में इन्वेस्ट करना है कि नहीं वो डिपेंड करता है सूटेबिलिटी के ऊपर। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोच के पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, जैसा आपने कहा कि मार्केट बहुत ऊंचाई पे है और ये हमको 10 रुपए की एनएवी पे मिल रही है, तो शायद ये काफी अट्रैक्टिव प्रपोजिशन है, वो बिल्कुल गलत है। जैसा मैंने पहले कहा शुरुआत में, इस पीरियड में क्योंकि एनएवी कैलकुलेट नहीं होती है, तो आपको एट पार वैल्यू पे यूनिट्स दी जाती हैं। यानी 10 रुपए की अगर एट पार वैल्यू है तो 10 रुपए पे आपको यूनिट्स मिलती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एनएवी ऑलरेडी 10 या 11 या 12 रुपए, 13 रुपए है और उसके सामने आपको 10 रुपए में मिल रही है। उसकी एक्चुअल वैल्यू भी 10 रुपए है और आपकी जो जो प्राइस आप पे कर रहे हो वो भी 10 रुपए है। तो कोई डिस्टिंक्ट एडवांटेज नहीं है। होता क्या है, जैसे मैंने कहा, ओपन एंडेड फंड्स है। जब ये स्कीम आगे चलेंगी तो हम देखेंगे कि स्कीम में और पैसा आएगा, स्कीम की एनएवी कैलकुलेट होनी शुरू होगी, उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, बट ओवर ए लॉन्गर पीरियड एनएवी जो है, स्पेशली अगर हम इक्विटी फंड्स की बात करें, तो वो ऊपर जाती है। जितना लंबा समय स्कीम को हो चुका होगा स्टार्ट हुए, उतनी ज्यादा आपको एनएवी देखने को मिलेगी। तो जब शुरुआत होती है तो जाहिर सी बात है, जैसे मैंने कहा, वो एट पार पे होती है 10 रुपए के ऊपर। ऐसा नहीं है कि आपको 15 रुपए की चीज जो है 10 रुपए में मिल रही है। तो ये किसी भी इन्वेस्टर को समझने की जरूरत है कि आप 10 रुपए पे इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि उस समय पोर्टफोलियो की वैल्यूएशन होनी शुरू नहीं है। तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट चीज हमें समझना है कि इसका कोई डिस्टिंक्ट एडवांटेज नहीं है। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि अभी हेमा जी हमने देखा एक साथ बहुत सारे एनएफओस, मतलब केवल 15 एनएफओ तो अभी आ चुके हैं, जिसमें फ्लेक्सी कैप कोई लेकर आ रहा है, कोई स्मॉल कैप लेकर आ रहा है, फोकस्ड फंड्स हम देख रहे हैं, इंडेक्स फंड्स देख रहे हैं। क्या वजह, ये सीजन क्या है? मतलब ये मॉनसून का पानी तो गिर ही रहा है, एनएफओ की बारिश भी हो रही है बाजार में, वजह क्या देख रहे हैं आप? देखिए, एक्चुअली ये बात बिल्कुल सही है कि इस समय पे हमने देखा है पिछले कुछ महीनों से जो नए फंड ऑफरिंग है वो बंच हो रहे हैं, मतलब एक साथ में आ रहे हैं। उसके पीछे हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है। देखिए, कुछ साल पहले जब सेबी ने स्कीम को स्टैंडर्डाइज और कैटेगराइज किया था, उससे पहले क्या होता था कि आपके लिए एज एन इन्वेस्टर
पहचानना बहुत मुश्किल था कि कौन सी स्कीम मिड कैप है, क्योंकि उसके कैरेक्टर जो बदलते रहते थे। कभी स्कीम, कभी एक अगर मिड कैप फंड है तो कहीं मल्टी कैप हो गई, और मल्टी कैप कौन है या फिर फ्लेक्सी कैप कौन है, बहुत समझना मुश्किल था। तो उसको रियलाइज करते हुए सेबी ने कहा कि हम इसकी कैटेगरी बनाते हैं। तो हर एसेट क्लास की कैटेगरी बनाई गई है। जैसे इक्विटी में सेबी ने कहा है कि फंड जो है 11 कैटेगरीज के स्कीम जो है लॉन्च कर सकते हैं। डेट के अंदर उन्होंने कहा है कि 16 कैटेगरी 16 कैटेगरीज हैं, और हाइब्रिड में 6 कैटेगरीज, और सोल्यूशन ओरिएंटेड यानी चिल्ड्रन प्लान या रिटायरमेंट प्लान के अंदर 2 कैटेगरीज हैं। और उसके अलावा डोमेस्टिक फंड्स, फंड ऑफ फंड्स, इंटरनेशनल फंड ऑफ फंड और इंडेक्स फंड, ये कैटेगरी बनाई थी। सेबी ने कहा कि कुछ कुछ कैटेगरीज को छोड़ के, जैसे इंडेक्स फंड है, अगर आप ट्रैक करते हो इंडेक्स को, तो हो सकता है आप BSE 30 को भी करें, आप मिड कैप को भी करें, आप निफ्टी 50 को भी करें, और इंटरनेशनल फंड में आप इन्वेस्ट करते हो या फिर किसी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हो, तो वहां पे फंड्स को अलाउ है कि एक से ज्यादा स्कीम हो सकती है। बाकी कैटेगरीज में किसी भी म्यूचुअल फंड को एक से ज्यादा स्कीम की परमिशन नहीं है। जब ये कैटेगराइजेशन का जो पूरा प्रोसेस खत्म हुआ, तब काफी सारे म्यूचुअल फंड को लगा कि हमारे पास कुछ कैटेगरीज के फंड नहीं है, क्योंकि उनको पहले स्कीम जो थी या तो मर्ज करनी पड़ी थी या तो बंद करनी पड़ी थी। अब जाहिर सी बात है, जब फंड लॉन्च करना चाहेंगे तो उस समय पे स्कीम लॉन्च करेंगे जब मार्केट का प्रोस्पेक्टिव थोड़ा पॉजिटिव हो, पॉजिटिव मूड हो, इन्वेस्टर्स उस मूड में होकर पैसा लगाएं। और पिछले 1 साल में हमने देखा कि जिस तरह से बाजार की परफॉर्मेंस है, एक अच्छा समय लगता है फंड हाउसेस को कि जो हमारे बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स में जो गैप्स हैं, जो हमें प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं, उसके लिए ये बहुत अच्छा समय है। तो इसके लिए देखिए, अब तरह तरह की स्कीम, जैसे आपने भी कहा, स्मॉल कैप फंड भी आ रहे हैं, मिड कैप फंड भी आ रहे हैं, लार्ज एंड मिड भी आ रहे हैं, फ्लेक्सी कैप भी आ रहे हैं, मनी मार्केट फंड भी आ रहे हैं। तो जिस जिस म्यूचुअल फंड के पास जहां जहां पे गैप्स है, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि उस गैप को इस समय पे भरा जाए, क्योंकि इस समय माहौल अच्छा है और इन्वेस्टर्स इस मूड में है कि पैसा लगाए। ठीक है, इन्वेस्टर का मूड है पैसा लगाए, लेकिन ये बताइए कि एनएफओ है जिसमें आपको पता नहीं होगा कि ये फंड जो है ये किस तरह से कंस्ट्रक्ट होगा, इसकी क्या आगे जाकर ये क्या रूप लेगा, और साथ ही में उसी म्यूचुअल फंड कंपनी के कुछ एग्जिस्टिंग फंड्स होंगे जो चले आ रहे होंगे। तो इन दोनों के बीच में अगर एनएफओ वर्सेस एग्जिस्टिंग फंड का सवाल किसी इन्वेस्टर के सामने खड़ा है, तो आप उन्हें क्या सलाह देते हैं? देखिए, पहली बात तो हमें समझना है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि न्यू फंड्स क्यों आ रहे हैं। न्यू फंड इसलिए आ रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स को लगता है कि जो हमारे पास गैप्स हैं उनको आप पूरा करें। हाँ, उसके अलावा ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे हमने इंडेक्स फंड की बात की, कि हमारे पास अगर पूरे इंडेक्सेस नहीं है जिनको हम ट्रैक कर रहे हैं, तो भी हम फंड लॉन्च करें। तो एज एन इन्वेस्टर आपको ये देखना है कि जो फंड आ रहा है, क्या इसकी जगह आपके पोर्टफोलियो में है, क्या वो आपके लिए सुटेबल है कि नहीं है। तो मान लीजिए, मैं एग्जांपल देता हूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे एनएफओ को आपको इग्नोर करना है, मैं ये भी नहीं कहूंगा सारे एनएफओ में आपको इन्वेस्ट करना है। एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी एक लार्ज एंड मिड कैप है और एक फ्लेक्सी कैप फंड है और एक नया फंड आता है, तो आपको ये देखना है कि क्या कुछ वैल्यू एडिशन मेरे पोर्टफोलियो में होगा कि नहीं। ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई इंडेक्स फंड आता है जहां पे आप BSE 30 में आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, फिर निफ्टी 50 को ट्रैक करने के लिए एक नया फंड आता है और आपको लगता है कि नहीं, हमारे पोर्टफोलियो में ये भी होना चाहिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पे आप देख सकते हैं कि अंडरलाइंग एसेट्स क्या है, कौन से स्टॉक में पैसा लगेगा। अगर कोई मान लीजिए इंटरनेशनल फंड है, तो जो टारगेट फंड है जिसमें पैसा जाना है उसका पोर्टफोलियो अवेलेबल है। ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोच के कि नया फंड है, अट्रैक्टिव है, चाहे, और एक चीज और देखनी है आपको कि क्या वो एसेट क्लास की आपके पोर्टफोलियो में जगह है। मान लीजिए आपका टाइम होराइजन 2-3 साल है और आप जाके किसी इक्विटी फंड, किसी एग्रेसिव इक्विटी फंड में पैसा लगाएंगे जस्ट बिकॉज ये सोच के कि नए फंड आपको अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं पैसा बनाने की, तो मुझे लगता है वो बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं होगा। आप अपनी रिक्वायरमेंट को देखिए, फंड हाउसेज अपनी बास्केट को कंप्लीट कर रहे हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट को देखिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में उसकी जगह है तब भी, अगर एग्जिस्टिंग फंड ऐसे हैं उसी कैटेगरी में जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस है, उनका पोर्टफोलियो अच्छा है, तो शायद वो एक बेटर प्रोपोजिशन हो सकती है। और जैसा मैंने पहले भी कहा शुरुआत में, एनएफओ पीरियड बंद होने के कुछ दिनों बाद फिर से खुलेगा और वो एनएवी बेस पे आप उसको ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि अगले 5 या 6 दिन में एनएवी इतना बढ़ जाएगा कि आपका नुकसान हो जाएगा। तो जल्दबाजी नहीं करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि वो सुटेबिलिटी आपके लिए है। अगर कोई नया कॉन्सेप्ट है, कुछ नया सेक्टर है, कुछ नया थीम है और आपको लगता है कि नहीं, इसकी जगह मेरे पोर्टफोलियो में है और ऐसा कोई फंड पहले है नहीं, तो जाहिर सी बात है, आप अगर एनएफओ में इन्वेस्ट करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको वो सेक्टर, थीम या जहां पे भी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं फंड, अपना वो आपको समझ। डाइवर्सिफिकेशन देखें आपको उस एसेट क्लास में आप पहले से निवेश तो नहीं कर रहे हैं, उस तरह के फंड्स अगर आपके पास नहीं है तब आप इन्हें चुने, बस इसलिए नहीं क्योंकि एक नया प्रोडक्ट है। लेकिन ये जो एनएवी है ना, मुझे ये बड़ा अट्रैक्टिव लगता है कि इतने कम में, अगर हम जितने कम एनएवी में खरीदेंगे उतने ज्यादा मुनाफे में रहेंगे। ऐसा ऐसा सोचने वाले निवेशक से भी आप काफी टकराते होंगे, उन्हें आप क्या समझाते हैं?
देखिए, ये बिल्कुल मिथ है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि एनएफओ में क्योंकि एनएवी कैलकुलेट नहीं होती है, इसीलिए आपको एट पार वैल्यू पे ये यूनिट्स देती हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि जितना लंबा समय स्कीम को होगा, उसकी एनएवी बढ़ेगी और उसकी वहाँ पे आगे ग्रोथ होगी। अब होता क्या है, कई बार इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है क्योंकि हम ₹10 में खरीद रहे हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स हमको ज़्यादा मिलेंगी, तो शायद वो प्रॉफिट हमको ज़्यादा होगा या उसका फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो आई थिंक एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, आई थिंक उससे काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी सारे इन्वेस्टर्स को। मान लीजिए 2 इन्वेस्टर्स हैं जो ₹10,000 इन्वेस्ट करते हैं और एक ही इन्वेस्टर है वो, एक-एक स्कीम में। ₹10,000 इन्वेस्ट करते हैं आप, 1000 ₹10 के हिसाब से एट पार वैल्यू पे आपको 1000 यूनिट्स मिलेंगी। दूसरा फंड जहाँ पे मान लीजिए एनएवी जो है ₹100 है, ₹100 है, आपको 100 यूनिट्स मिलेगी। अब अगर ये मान के चलें कि दोनों का डिफरेंशिएशन कैसे समझें हम? मान लीजिए उनके पास एक ही स्टॉक है, एचडीएफसी बैंक, जो 1500 से 1545 में गया, यानी 3% का एप्रिसिएशन हुआ। ये इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की है यहाँ पे। परसेंटेज को समझना ज़रूरी है, एब्सोल्यूट को नहीं। 3% से अगर उस स्टॉक की वैल्यू बढ़ी, तो जो ₹10 की एनएवी बढ़ के 10.30 हो जाएगी और ₹100 की एनएवी जो है वो 103 हो जाएगी। तो वैल्यू दोनों की कितनी हुई? 10,300। दोनों में कोई फ़र्क नहीं हुआ, चाहे आपने ₹10 पे खरीदा, चाहे आपने ₹100 पे खरीदा। फ़र्क कहाँ पे आएगा? ये तो बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर जिस स्कीम में आप पैसा लगा रहे हो उसका पोर्टफोलियो अच्छा है, सेक्टर एलोकेशन अच्छा है, उनकी फिलॉसफी काफ़ी कंसिस्टेंट है और उन्होंने दिखाया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी आई है, उन्होंने सही तरीके से फंड को रीअलाइन किया है, जो भी करने की ज़रूरत थी, उन्होंने सही स्टेप्स लिए हैं। वो फंड हैं जो आपको बेहतर रिटर्न देंगे। तो सिर्फ ये सोच के कि एनएवी ₹10 है और हमको यूनिट ज़्यादा मिल रही है, उसका फ़ायदा होगा, वो बिल्कुल सही नहीं है। जैसा मैंने कहा, सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होना चाहिए सूटेबिलिटी। क्या वो फंड आपके लिए सूटेबल है? अगर है भी, तो क्या उससे बेटर ऑप्शन हमारे पास है? और आप हमेशा इंतज़ार कर सकते हैं कि फंड अपना पोर्टफोलियो बनाए, अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा लगता है। कभी-कभी ऐसा होता है, देखिए प्रियंका, कि हमें किसी ब्रांड से काफ़ी कॉन्फिडेंस होता है कि भई इस ब्रांड के अगर हमने जिस भी फंड में पैसा लगाया है, तो हमने पैसा बनाया और उन्होंने अच्छा पैसा हमको रिटर्न बना के दिया है। तो हो सकता है वो एक कंसिडरेशन हो, बट दैट शुड नॉट बी द सोल कंसिडरेशन। मतलब आपकी सूटेबिलिटी मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एसेट क्लास की जगह है कि नहीं पोर्टफोलियो में, वो भी देखना ज़रूरी है। तो आप इस खबर को कैसे रिएक्ट करते हैं? आईसीआईसीआई के फ्लेक्सी कैप को जिस तरह का रिस्पॉन्स मिला, आई थिंक अभी तक का सबसे ज्यादा सब्सक्राइब्ड वन ऑफ द एनएफओज है ये आईसीआईसीआई का फ्लेक्सी कैप। आपको क्या लगता है, ये क्या आईसीआईसीआई के ब्रांड की वजह से हुआ? आप इसे कैसे देखते हैं? प्रियंका, तो मैं तो ये मान के चलता हूँ कि बहुत सालों से कोशिश की जा रही है समझाने की कि ₹10 में इन्वेस्ट करने से फ़ायदा नहीं है। मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं और अगर इतना पैसा उनको मिला है, तो मुझे लगता है शायद उनका जो ब्रांड है और उनकी अगर आप टोटल एसेट देखें, उनकी जो परफ़ॉर्मेंस है, अगर उनके जो एक्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं, उनको लगता है कि इस म्यूचुअल फंड के जो भी स्कीम्स हैं, हमको अच्छा रिटर्न मिला है और हमें कॉन्फिडेंस है, या जो फंड मैनेजर उसको मैनेज करने वाले हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और हमें उसमें पैसा डालना चाहिए, तो आई थिंक दैट्स द ओनली वे आई वुड लुक एट इट। बट ज़ाहिर सी बात है, जैसे मैंने कहा कि अगर किसी भी इन्वेस्टर को कोई भी एनएफओ देखना है, तो सूटेबिलिटी देखिए। ब्रांड एक कंसिडरेशन हो सकता है, बट दैट शुड नॉट अगेन बी द सोल कंसिडरेशन। तो आपका अपना जो पूरा एसेट एलोकेशन है वो देखिए, अपना डाइवर्सिफिकेशन देखिए कि आपको उसकी जरूरत है या नहीं, और तब डिसाइड कीजिए। थैंक यू सो मच हेमंत जी, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए और समझाने के लिए। दो की टेक अवेज जो मेरे लिए हैं हेमंत जी से इस बातचीत में आज, ये कि एक तो ₹10 के एनएवी का जो मिथ है इसको भूल जाइए, और दूसरा, अगर आपको कुछ नया प्रोडक्ट शामिल करना अपने पोर्टफोलियो में, तो देखिए कि आपको उसकी कितनी जरूरत है। क्या आपके पोर्टफोलियो में उस तरह का अगर फंड है, तो उस फंड को आपको नहीं लेना चाहिए। तो एनएफओस तो आते जाते रहेंगे, आपको अपना पोर्टफोलियो जो है वो देखना बेहद जरूरी है। थैंक यू मनी 9 से जुड़ने के लिए। जाते जाते बस इतनी ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इस तरह के वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं, तो मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें, ताकि हम जब भी इस तरह से खास लोगों का इंटरव्यू लेकर आए, आप हमसे सीधा जुड़ सकें। नमस्ते।